हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की जहां पे जीके जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और भाई ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, मींस बाइलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो भाई, अगर आपने इस पीवाईक्यू सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर जीएस में काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और हम देखिए यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक है, आप इसे अगर मॉक टेस्ट की तरह लगाते हैं तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके 2-3 मार्क्स और बढ़ जाएं, 2-3 क्वेश्चंस और ठीक हो जाएं। तो ये सब हम क्लास में सीखेंगे। ठीक है, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। और देखिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लास है हमारी पीवाईक्यू की, उनका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपने इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं नहीं देखी हैं तो वो भी एक बार देख लें, आपको पैटर्न पता चलेगा एजेंसी कैसा पेपर सेट कर रहा है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, शिफ्ट ही इतनी है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया। तो भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी रहती है। तो आपको एक बार ऑप्शंस में ट्राई करना है किस में रहती होगी, आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो, जो भूटान कंट्री है उसमें जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ये भी श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और म्यांमार में भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो नेपाल में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में देख लेते हैं हम पहले, फिर इन दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे हम। देखो, इंडिया में 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो हिंदू पॉपुलेशन है वो है 79.8%। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है 14.2%। और क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 2.3%। सिख पॉपुलेशन है 1.7%। और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है 0.7%। और जैन की जो पॉपुलेशन है जैन रिलीजन की वो 0.4% है, ये 0.7 नहीं है भाई। ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम्स में इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा चुकी है, तो आपको ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है किस की सब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, तो अब हम दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 हिंदू पॉपुलेशन इन, ये भूटान नहीं है, ये है नेपाल। तो नेपाल में जो 2021 में वहाँ का सेंसस हुआ था तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी वहाँ पे। तो हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, 81.19%। तो 81.19% वहाँ की पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, वहाँ पे बुद्धिज़्म उसके बाद है, बुद्धिज़्म सेकंड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है बुद्धिज़्म की है 8.21%, 8.21%। और जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो है 5.09%। तो जो सबसे मेजर रिलीजन है हिंदू, सेकंड पे है वहाँ पे बुद्धिज़्म और थर्ड पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। उसके बाद देखिए, भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान में क्या है, भूटान में हिंदू पॉपुलेशन है 11.43% आफ्टर बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं 74.9%। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो श्रीलंका का देख लेते हैं। अब देखो, श्रीलंका में क्या है, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले 70.2% पीपल जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद हिंदुज़्म को जो फॉलो करते हैं, हिंदूज़ की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है 12.6%, 12.6%। एंड मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो है 9.7%। ठीक है, इसके बाद आती है म्यांमार। तो म्यांमार में क्या है भाई, म्यांमार में हिंदू पॉपुलेशन है 1.7% टू 0.5%, इतनी म्यांमार में हिंदू पॉपुलेशन है। बट मेजर जो रिलीजन है म्यांमार का वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमने आसपास की कंट्रीज़ के बारे में देख लिया। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, जो म्यांमार है, म्यांमार, इसकी जो बॉर्डर है किस किस स्टेट से लगती है। हमारा नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से। तो आपको बताना है कि जो ये म्यांमार है
इसकी जो सीमाएं हैं किस किस स्टेट से लगती हैं। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, मणिपुर है। ठीक है, इन स्टेट से लगती है, बाकी जो इधर त्रिपुरा है उससे नहीं लगती है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे, भूटान की जो बॉर्डर है वो किस किस स्टेट के साथ लगती है इंडिया के। तो आप ट्राई करिए बताने का, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो भारत के सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कह रहा है, तो नेशनल मिशन है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी जो करंट पॉपुलेशन है, हमें उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं इस तरह से यूज करने हैं, उन रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ करना है, ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसके लिए, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज अच्छे से बच सकें। ठीक है, इस तरह से हमें यूटिलाइज़ करने हैं। तो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होगा, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव। ठीक है भाई, ये तो हमारा होगा ही जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रखेंगे, और नेशनल मिशन है तो एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव बनाना है। टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, तो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल भी बनाना है। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ बिल्कुल प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ताकि जो हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है पेस्टिसाइड्स की वजह से, या फिर जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स में, और जो दूसरे होते हैं फर्टिलाइज़र्स, उनकी वजह से जो सॉइल डिग्रेडेशन होती है ना, उसकी वजह से तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दे रहे हैं। तो ये मिशन क्या करेगा, तीनों को इम्प्रूव करेगा। जैसे एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव बनाएगा, और एग्रीकल्चर को मोर सस्टेनेबल बनाएगा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करेगा और प्रमोट करेगा। तो इसकी जो स्टेटमेंट है तीनों सही हैं, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तो और ऑपरेशनल कब से हुआ, 2014-15 से ऑपरेशनल हुआ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया अभी, फार्मिंग इन अ सस्टेनेबल वे मीटिंग सोसाइटीज़ प्रेजेंट फूड एंड टेक्सटाइल नीड। सोसाइटी की जो अभी प्रेजेंट फूड की और टेक्सटाइल की नीड है वो पूरी हो जाए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ करंट और फ्यूचर जनरेशन्स। जो हम रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरह से यूज करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए कोई कमी ना पड़े। ठीक है, तो ये देख लिया। देखिए आपको कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर दे रखी है ना तो वो ठीक होंगी, भाई प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेंगे ही उसमें, सस्टेनेबल रखेंगे किसी भी चीज़ को, इतने एफिशिएंटली यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल रखेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, सॉइल का डिग्रेडेशन ना हो, तो उसे सस्टेनेबल रखेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। तो ये तो तीनों ही इसके वैसे दिख रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो जनरल स्टेटमेंट है ये, तो ये सही ही होंगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड है। आप खुद से भी एक बार दिमाग लगा के कर सकते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, तो चलिए बस इसको ये ध्यान रखना कि ये लॉन्च कब करी गई थी, ऐसे पूछ सकता है वो, उसमें थोड़ा अटक सकते हैं आप, बट ये तो जनरल स्टेटमेंट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसका क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है इस वाले को। तो चले नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। Who among the following sportsperson is designated as brand ambassador for Nikshay Mitra, an initiative under Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan by Ministry of Health and Family Welfare of Government of India in November 2022? तो निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे नवंबर 2022 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल निश्चय मित्र के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है वो? तो इसका जो आंसर है वो है दीपा मलिक। देखिए दीपा मलिक जो है वो पैरा एथलीट है। ठीक है, पैरा एथलीट और शॉर्ट पुट से इनका संबंध है, एसोसिएटेड है शॉर्ट पुट से। पुलेला गोपीचंद किससे है, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, बैडमिंटन। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से है, और मैरी कॉम ये है बॉक्सिंग से। तो आपको थोड़ा इनके स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि पर्सन और कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, जैसे इंस्ट्रूमेंट का पूछता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का।
ठीक है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा टीबी के बारे में। देखो, टीबी जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है। इसमें एक वैक्सीन दी जाती है, बैसिले कैलेमाइट गुएरिन। तो बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसके थ्रू थ्रू जो ये था पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके थ्रू टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक। डब्ल्यूएचओ ने भी टीबी के लिए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, जैसे कि फाइंड टीट ऑल हैशटैग एंड टीबी किसके साथ लॉन्च किए हैं, तो ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ। और डब्ल्यूएचओ रिलीज़ करता है ग्लोबल ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। टीबी एलिमिनेशन कब तक है, तो 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में देख लेना, ठीक है। और इसका वो जो बैक्टीरिया, जो कौन सा बैक्टीरिया है टीबी के लिए, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। what is subtracted from GDP to arrive at NDP। तो NDP पर पहुंचने के लिए GDP से क्या घटाया जाता है। तो आप सोचिए थोड़ा सा इसको, अगर थोड़ी सी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो जब हम NDP निकालते हैं तो GDP में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो NDP की डेफिनेशन देख लेते हैं हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखो, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। तो जितनी भी वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू, उसको मेजर करते हैं। फिनिश गुड्स की, जो सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है कंट्री के बॉर्डर के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जो उनका डेप्रिसिएशन होता है कैपिटल गुड्स का, उसको माइनस कर देते हैं। तो एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी माइनस एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। और जीडीपी क्या होती है, देखो, सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड में जितना जो मार्केट वैल्यू है फिनिश गुड्स की और सर्विसेज की कंट्री के बॉर्डर में, उसे बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, पूछ सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रैकेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। इंदिरा पी बोरा इज़ अ पद्म श्री अवार्डी 2020 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच इंडियन क्लासिकल डांस। तो इंदिरा पी बोरा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2020 दिया गया था। तो बताइए आप, किस में इन्होंने योगदान दिया, किससे एसोसिएटेड है इंदिरा पी बोरा। तो ये एसोसिएटेड है किससे, सतरिया डांस से। तो सतरिया एक क्लासिकल डांस है, तो ये है आसाम का। और इसके अलावा देखो, कथक कहाँ पे होता है, तो कथक होता है उत्तर प्रदेश में, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये सारे क्या हैं, तो ये हैं सारे जो क्लासिकल डांस हैं इंडिया के। 8 क्लासिकल डांस हैं, जिनमें से 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं। और कौन स्टेटस देता है क्लासिकल डांस का, तो संगीत नाटक अकादमी जो बनी थी 1953 में, वो क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है। तो 9th एक क्लासिकल डांस है छऊ डांस, इसका जो स्टेटस दिया है क्लासिकल का, वो किसने दिया है, कल्चरल मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। छऊ डांस सेमी क्लासिकल डांस है, इसका जो स्टेटस दिया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है। 8 जो क्लासिकल डांस है उनका स्टेटस संगीत नाटक अकादमी ने दिया है। ठीक है, मणिपुरी भी होता है इसमें, और इधर कथकली, कथकली ये है केरला का। ठीक है, तो आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, अब पद्मा अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो पद्मा अवार्ड्स है ना, पद्मा अवार्ड्स ये स्टार्ट कब हुए थे, 1954 में स्टार्ट हुए थे। जो जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का जो अवार्ड है, हाईएस्ट इंडियन सिविलियन ऑर्डर, वो है भारत रत्न।
उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण और देन पद्म श्री। तो जो पद्म भूषण है, देखिए ये 3 लोगों को दिया जाता है साल में, जो भारत रत्न है 3 पीपल्स को। बट 2024 में क्या हुआ है कि जो भारत रत्न है वो 5 लोगों को दिया गया है, और आप मुझे बताएंगे कि उन 5 लोगों के नाम कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे, आप मुझे बताओगे। और जो पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को मिला है वो भी, तो वो कौन से हैं? विजयनाथ नाथीमाला बाली, और दूसरे हैं चिरंजीवी, ये आर्ट से इनका संबंध है, और ये भी एक्टर हैं चिरंजीवी, और पॉलिटिशियन भी हैं। और एम वेंकैया नायडू एक्स जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो हैं ये। और बिंदेश्वर पाठक जी ये हैं इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल है, जो सुलभ इंटरनेशनल उसके फाउंडर हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें बोला जाता है, सोशल वर्कर हैं ये। ठीक है, उसके अलावा जो 5th पर्सनैलिटी हैं वो हैं पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है 2024 का। याद रखना है आपको, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 2024-25 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं इस बार, जिनमें से 110 हैं पद्म श्री, 17 हैं पद्म भूषण, और 5 जो हैं, ये 17 है भाई, 17 पद्म भूषण, और 5 जो हैं पद्म विभूषण, और 5 हैं भारत रत्न। ठीक है, टोटल पद्मा अवार्ड्स हैं 132 और 5 हैं भारत रत्न। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इन जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भारत रत्न 5 लोगों को किस किस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलो ऑन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट्स। तो फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो फॉलो ऑन, अगर आपने क्रिकेट थोड़ी बहुत जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो फॉलो ऑन होता है किसमें? टेस्ट क्रिकेट में केवल। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा फॉलो ऑन के बारे में देख लेते हैं। देखो फॉलो ऑन क्या है? अ टीम सेकंड टर्न एट बैटिंग इमीडिएटली आफ्टर देयर फर्स्ट टर्न। तो जो फर्स्ट टर्न ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद ही सेकंड टर्न स्टार्ट हो जाता है, और ये कब होता है? जब टीम का बैटिंग स्कोर जो होता है वो काफ़ी नहीं होता पहली टर्न में, तब होता है फॉलो ऑन। ठीक है, अ टीम सेकंड टर्न एट बैटिंग इमीडिएटली आफ्टर देयर फर्स्ट टर्न हैपन्स व्हेन द टीम बैटिंग फर्स्ट डजंट स्कोर इनफ रन्स इन देयर फर्स्ट टर्न। तो पहली टर्न में जब उन्होंने काफ़ी अच्छे से रन नहीं बनाए होते तो वो इमीडिएटली सेकंड टर्न ले लेते हैं। तो फॉलो ऑन किस में होता है? टेस्ट क्रिकेट में, एप्लीकेबल ओनली इन टेस्ट क्रिकेट। अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेलोजन गैस। तो इनमें से कौन सी हेलोजन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हेलोजन गैस नहीं है? नॉट देखते ही आपको अलर्ट हो जाना है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में बच्चे ध्यान नहीं दे पाते नोट्स पे, क्योंकि टाइम की कमी होती है, जीएस बहुत ही कम टाइम में करनी होती है उन्हें। तो अगर आप नोट पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा है, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है नोट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जब नीचे जाएंगे ना ऑप्शन देखेंगे इतने नोट को भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अलर्ट हो जाना है ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कौन सी गैस है ये जो हेलोजन नहीं है? तो ये है इसका आंसर हीलियम। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीनों हेलोजन गैस हैं। अब हेलोजन गैस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो हेलोजन आर ग्रुप ऑफ 5 टॉक्सिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारी हेलोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। 17 ग्रुप के ये एलिमेंट हैं 18 से पहले। जो 18 कौन सी हैं? 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो हैं नोबल गैसेस, और जो उससे पहले वाला ग्रुप है 17, तो उसमें ये सारी हेलोजन गैसेस हैं। बिकॉज ऑफ ग्रेट रिएक्टिविटी द फ्री हेलोजन एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन नेचर। तो हेलोजन जो एलिमेंट होते हैं वो फ्रीली नेचर में नहीं होते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है किसी दूसरों के साथ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और 18 ग्रुप कौन सा है? तो वो है नोबल गैसेस, आपको 18 ग्रुप में मिलेंगी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है?
तो आपको बताना है डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल, डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत से संबंध रखता है, जिसमें विलेज पंचायतों के बारे में बता रखा है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में दे रखा है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट हम अपने सहूलियत के हिसाब से हमने कर रखा है। जैसे कि जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और कुछ हैं लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो अब दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, securing social order, ensure social, economic and political justice is integrated in all institutions of national life। तो ये आर्टिकल 30, ठीक है, वेलफेयर के, पीपल्स के वेलफेयर का स्टेट को ध्यान रखना होगा, उनके वेलफेयर को प्रमोट करना होगा, उन्हें सिक्योर करना होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को, और मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ को कम करना होगा, और जो इनकम का स्टेटस है उसे कम करना होगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ इन इनकम और स्टेटस में उसे कम करना होगा, और मेंटेन हारमोनी अमंग पीपल। तो ये आर्टिकल को थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बस स्टेट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल आप याद रख सकते हैं, मिनिमम इनइक्वालिटीज़ और मेंटेन हारमोनी, इन तीनों से आप कीवर्ड से आप इस आर्टिकल को कर सकते हैं प्री में, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। आर्टिकल 42 क्या कहता है, स्टेट मस्ट एंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में और जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, ये चीज़ आप ध्यान रखें आर्टिकल 42 के बारे में। एंड अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ये भी आर्टिकल 42 से रिलेटेड है। तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, देखो जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और दूसरा प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट। आप कीवर्ड पकड़िए, और कीवर्ड से आपको याद नहीं होता ना, अगर पूरा आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप कीवर्ड से पकड़ सकते हैं आर्टिकल्स को, ठीक है, देख सकते हैं। और कई बार आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, इससे 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 इसका इसका मिलान करिए, तो कैसे करोगे आप, कीवर्ड से ही ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो जो आर्टिकल 12 में है फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 3 में, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे है 36 में एक्सटेंड हो रही है वो। तो स्टेट की डेफिनेशन में पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की गवर्नमेंट, और लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, लोकल बॉडीज़ वो होती हैं, और पीएसयूज़, ये सब स्टेट के अंडर आती हैं, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। Who among the following is a सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। तो निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है सरोद वादक कौन है इनमें से। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, उस्ताद अमजद अली खान बंगेश। तो ये सरोद प्लेयर हैं, सरोद सम्राट हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरों के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। देखो पंडित किशन महाराज, ये तबला प्लेयर हैं, एसोसिएटेड हैं तबला प्लेयर से। और पंडित रविशंकर जी हैं, ये सितार से हैं, एसोसिएटेड हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये संतूर प्लेयर हैं, ठीक है जी। ये हमने ऑप्शंस देख लिए, ये पंडित रविशंकर हैं, ये पंडित शिव कुमार शर्मा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, एसएससी का फोकस बहुत ज़्यादा होता है इंस्ट्रूमेंट और उनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट डिफरेंट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया। तो निम्नलिखित शासकों में से किसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। तो आपको बताना है 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी किस राजा ने बनवाई थी। तो ये है ऑप्शन इनका 3, सवाई जयसिंह, राजपूत रूलर थे ये, और इनका किंगडम था आमेर। तो अब जो इन्होंने 5 ऑब्जर्वेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो बनवाई थी वो कहाँ कहाँ बनवाई थी। तो जो बनवाई थी, एक बनवाई थी जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे, और दूसरी थी जंतर मंतर जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में 18वीं सेंचुरी में बनवाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना,
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो आपको बताना है। आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, ऑप्शन को देख लेना चाहिए एक बार, घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन को। आप ऑप्शन को जरूर पढ़िए और सारे ऑप्शनों को पढ़िए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं से पढ़ा है। सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं हमारे में। देखो, खजुराहो कहाँ मिलता है, तो एमपी में ही है खजुराहो के टेम्पल्स, तो हमने पढ़ा होगा। थोड़ा सा भी अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप ले जाओगे निकाल के। बिहू फेस्टिवल आसाम में होता है, और जैसलमेर देखो ये राजस्थान का है। और थाईपुसम फेस्टिवल, तो ये लग नहीं रहा हमें कोई ऐसा, इसको आराम से निकाल सकते। इसमें हम कंफर्म है क्योंकि खजुराहो जो टेम्पल्स हैं वो एमपी में ही है। तो देखो इसका आंसर भी यही है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। खजुराहो डांस फेस्टिवल एमपी मध्य प्रदेश में होता है। अब दूसरों के बारे में देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं खजुराहो। देखो, खजुराहो क्या है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जिसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंडर। और ये बनवाए किसने थे, तो चंदेला डायनेस्टी रूलर्स ने बनवाए थे बिटवीन 1950 एडी से 1050 एडी के बीच में। तो बिल्ट ग्रांड टेम्पल ऑफ लॉर्ड चित्रगुप्ता के जो टेम्पल हैं वो मिलते हैं। ठीक है, पूजा होती है लॉर्ड चित्रगुप्ता की। और टेम्पल फेमस फॉर नागरा स्टाइल में बने हुए हैं ये। और देखो, अब दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में होता है, लॉर्ड मुरुगन की पूजा होती है। जैसलमेर फेस्टिवल जो होता है उसे महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में। और जो बिहू फेस्टिवल है, देखो ये है हमारा थाईपुसम, पहला वाला थाईपुसम, दूसरा वाला जैसलमेर वाला ये रहा। ठीक है, और बिहू फेस्टिवल यह आसाम का। तो बिहू फेस्टिवल आसाम फेस्टिवल ऑफ, ये किसके लिए होता है, प्रॉस्पेरिटी, जॉय और इंटीग्रिटी के लिए आसाम का फेस्टिवल है बिहू फेस्टिवल। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये वाला खजुराहो के टेम्पल कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जैसा आपको याद रखना है कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पे हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट कब करवाए थे और किसने डायनेस्टी के रूलर ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, और किस स्टाइल में बने हुए हैं ये नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। डिमास्कस हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मौर्यन किंग। तो डिमास्कस एक यूनानी राजदूत था जो मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान आया था। तो कौन से मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे, तो डिमास्कस आया था भाई, किसके टाइम में आया था, तो ये बिंदुसार के टाइम में आया था। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो आपको थोड़ा सा ना क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। देखो, जो मौर्यन डायनेस्टी है किसने स्थापित की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित की थी। किसको, नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हरा के। नंदा डायनेस्टी थी इनसे पहले, मौर्यन एम्पायर से पहले, तो धनानंद को इन्होंने हराया था, धनानंद। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो किंगडम है वो स्थापित किया था, मौर्यन एम्पायर, 321 बीसी से लेके, और इनका जो टाइम है वो 185 बीसी तक है, 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक। ठीक है, और इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जा चुकी है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले वाले थे, फिर उसके बाद इनके बेटे थे बिंदुसार, फिर उनके बेटे थे अशोका। ठीक है, फिर उनके बाद बृहद्रथ, ये लास्ट में आए थे। इनके बीच में और भी थे बट इम्पोर्टेंट यही हैं इस किंगडम के, एग्जाम्स में इनके बारे में ही पूछता है। सतवाहनाज तो भाई देखो पोस्ट मौर्यन के हैं, ये पोस्ट मौर्यन के हैं। ठीक है, जब इनका एम्पायर समाप्त हो गया था मौर्यन काल का, तो उसके बाद ये आए थे। यहाँ पे थी कुछ इंडिजीनस डायनेस्टी थी और कुछ जो फॉरेन थी वो डायनेस्टी थी। तो इंडिजीनस में कौन थी, सूंग, कानवा, सूंग, फिर उसके बाद कानवा, और फिर आई थी सतवाहना। ठीक है, काफ़ी टाइम तक इन्होंने राज किया। और इधर थी इंडो ग्रीक्स आए थे, और साकाज आए थे, शीतियंस आए थे, कुषाणाज आए थे, ये फॉरनर डायनेस्टी थी, और ये इंडिजीनस डायनेस्टी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये पोस्ट मौर्यन में है सतवाहना। तो इनके टाइम में डिमास्कस किसके टाइम में आया था, तो डिमास्कस आए थे बिंदुसार के टाइम में।
जो कि मौर्यन किंग थे। अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखो मेगास्थनीज जो आया था, अब देखो कंटेम्प्रेरी देख लेते हैं। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें, उनके कंटेम्प्रेरी था, उनके राज्य में भेजा था। ठीक है। तो डायनोसियस ये थे अशोका के टाइम में, कंटेम्प्रेरी थे, अशोका के दरबार में आए थे। और क्रोनोलॉजी में देख सकते हैं हम, देखो चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, बिंदुसार दूसरे थे, फिर उसके बाद अशोका, फिर देवारमन। इसके बारे में वैसे ज़्यादा कोई खास पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, बट ठीक है, ये थोड़े इम्पोर्टेंट किंगडम है, इम्पोर्टेंट किंग्स हैं। तो ये लास्ट वाला था बृहद रथ, बृहद रथ है लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। मेगास्थनीज इसके कोर्ट में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के में, और डायनोसियस ये थे अशोका के टाइम में। ठीक है भाई। अशोका के टाइम में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। तो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे अशोका, और इनके टाइम में बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी तो वो आपको बतानी है वो कहाँ पे हुई थी, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रिसाइड किसने किया था उस बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर लिखें, पार्टिसिपेशन अपनी बढ़ाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पॉलीफेरा। तो नॉट आ गया, देखो दो क्वेश्चन हो गए, इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा था, अभी नॉट का एक और पूछ लिया है। ध्यान रखना है आपको, अलर्ट हो जाना नॉट देखते ही। तो निम्नलिखित में से कौन पॉलीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है हाइड्रा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो ये पॉलीफेरा की कैटेगरी में नहीं आता है। नॉट देख के आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि नॉट पूछा हुआ है। जल्दी जल्दी में आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो हाइड्रा पॉलीफेरा की कैटेगरी में नहीं आता है। तो देखो हाइड्रा जो होता है वो इनवर्टिब्रेट फ्रेश वाटर एनिमल होता है, और इसकी जो क्लास होती है वो फाइलम निडेरियन होती है। अब जो दूसरे हैं ये सारे पॉलीफेरा में आते हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूपेलेक्टेला। तो पॉलीफेरा क्या होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, देखो ये स्पंज की तरह इन्हें जाना जाता है, और पोरी जो होते हैं स्पंज की तरह होते हैं ये, और पोरी मीन्स पोर्स, और फेरा मीन्स बियरर। और सिंपल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये, दैट फिल्टर फीडर की तरह काम करते हैं। ये फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, शेप्स में मिलते हैं, और साइज में मिलते हैं। सिंपल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। तो जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं विदाउट बैकबोन होते हैं। ठीक है, इनमें बैकबोन नहीं होती है। इसके एग्जांपल हैं स्पाइडर, वॉर्म्स, स्नेल्स और लॉबस्टर। तो ये तीनों जो हैं स्कायोन, स्पॉन्जिला और यूपेलेक्टेला, तो ये तीनों हैं क्या, पॉरीफेरा के एग्जांपल। और ये हैं पॉरीफेरा से जो बिलोंग करते हैं, और हाइड्रा इससे बिलोंग नहीं करता पॉरीफेरा से, ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच इज़ अ सीरियस contagious बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द नोज एंड थ्रोट। तो कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। तो ये इसका आंसर है डिप्थीरिया। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिप्थीरिया। देखो जो डिप्थीरिया होता है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। और जो नेक्स्ट है जो देखो ऑप्शन 1 है वो है मेनिनगोकल। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये नसेरिया मेनिंजाइटाइड्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जो सिगेलोसिस है तो ये क्या है, ये देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, और किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया होता है जीनस सिगेला। ठीक है, सिगेलोसिस। तो ये जीनस सिगेला के द्वारा होता है। तो ये बैक्टीरिया है, आपको ध्यान रखना है। और कैलामेडिया, तो कैलामेडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन्फेक्शन है कॉज बाय बैक्टीरियम कैलामेडिया ट्रांकोमेटिस। तो इन बैक्टीरियाज के नाम आपको ध्यान रखने, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में आए तो उसका मिलान सही ढंग से करते। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। द महाराष्ट्र भूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन इन द ईयर 2002। तो महाराष्ट्र भूषण को वर्ष 2002 में को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण से। तो ये जो पर्सनैलिटी हैं ये हैं पंडित भीषण जोशी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर।
देखिए, पंडित भीषण जोशी जो हैं वो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, किराना घराना से बिलोंग करते हैं और ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है इनकी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पंडित जसराज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, बिलोंग टू मेवाती घराना। मेवाती घराना से इनका संबंध है पंडित जसराज जी का, और ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो ये बांसुरी से एसोसिएटेड हैं इन हिंदी क्लासिकल ट्रेडिशन में। हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित जसराज जी, और ये हैं पंडित भीषम सेन जी। अब पंडित जो रविशंकर जी हैं, ये हैं सितार एक्सपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो इनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, घराना के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आपको पढ़ना भी उतना ही है और रिवीजन बार बार करना है और प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है। हम यहीं पे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। 2-3 बार वीडियो को देख लें, लेक्चर को देख लें, आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो, ऐसे जीएस के पीछे बहुत ज़्यादा भी नहीं भागना है कि हाँ जीएस जीएस जीएस, और भी सब्जेक्ट हैं आप वो भी पढ़िए और इसे भी बस प्रैक्टिस अच्छी कर रखिए अपने जीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, which article of the Constitution of India lays down that it shall be the duty of Advocate General to give advice to the Government of State upon legal matters। तो एडवोकेट जनरल होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह दे। तो एडवोकेट जनरल जो है स्टेट गवर्नमेंट में होता है। तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है? तो ये आर्टिकल है 165, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। और दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 168, ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेचर एंड इन दैट इंक्लूड्स द गवर्नर। ईच स्टेट में लेजिस्लेचर और गवर्नर होनी चाहिए प्रत्येक स्टेट में। आर्टिकल 167, ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू ईच स्टेट इन रिलेशन टू द गवर्नर। ड्यूटीज़ दे रखी हैं चीफ मिनिस्टर की 167 में आर्टिकल में। और आर्टिकल 166 क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है स्टेट गवर्नमेंट में और ड्यूटीज़ सीएम की और अदर मिनिस्टर्स की। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो पार्ट 6 में आते हैं। ठीक है, पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो टेन्योर पूछ रखा है, तो 6 साल होता है या फिर एज उनकी 65 हो जाए, अप टू 65 ईयर। इलेक्शन कमीशन देखो किस पार्ट में आता है? पार्ट 15 में आता है और आर्टिकल 324 से और 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 और पार्ट 15 में जो इलेक्शन कमीशन होता है 3 मेंबर बॉडी है, ऑटोनॉमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी तरह ही ये इनका वो होता है। ठीक है, रैंक है। और क्या होता है इसमें, काम का क्या है? हाँ, और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? तो ये आपको बताना है। तो सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था भाई? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखो 1965 से और 68 के बीच में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंडर आया था। थर्ड 5 ईयर जो प्लान था उसके अंडर आया था। तो और क्या था? देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था? जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, पेस्टिसाइड्स का, और जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी यूज़ किया गया था। और कहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस बेल्ट में हुआ था? हरियाणा, पंजाब और यूपी में।
ठीक है, तो इसकी वजह से देखो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स की यूज़ की वजह से वहाँ पे, और इरिगेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके यूज़ की वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, नेगेटिव एनवायरनमेंट उस पे यही है, नेगेटिव जो फ़र्क पड़ा है उस पे, तो सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उस पे यही हुआ है। ठीक है, तो ये बेल्ट याद रखनी है आपको, हरियाणा, पंजाब और यूपी में। बट उस टाइम की ज़रूरत थी, फूड फूड में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था, तो इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। और जो एम एस स्वामीनाथन वो इंडिया के जो फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और नॉर्मन बोरलॉग वो वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ऑफ द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बन सकता है, वो मैंने बता दिया। थर्ड 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो इसकी वजह से देखो भाई, जब बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का, इरिगेशन बहुत ज़्यादा होगा, पानी बहुत ज़्यादा होगा। देखो हमने ड्रिप इरिगेशन इसीलिए चलाए हैं कि देखो फिर उससे क्या होता है ना, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या तो वो चले जाते हैं सॉइल से, या फिर वहाँ पे एसिडिक हो जाती है सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हुआ था उस टाइम पे, बट सॉइल डिग्रेडेशन हुआ था उसकी वजह से। इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन तो नहीं, ओजोन लेयर डिप्लीशन इसका भी कोई काम नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। और इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन नहीं, हरित क्रांति से भाई नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी ना पड़ा था, एयर पॉल्यूशन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऐसा नहीं किया गया था उस बेल्ट में, तो वो जो है काफ़ी उपजाऊ बेल्ट है वो, हरियाणा, पंजाब और यूपी में, तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ऐसा नहीं हुआ था। तो सॉइल डिग्रेडेशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, और ओवर इरीगेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है ये आपको देखना है ऑप्शन पढ़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, तो आपको बताना है। देखो, जो ये नदियां हैं आपको बतानी है कौन सी अरब सागर में। अब देखिए, ये अरेबियन सी है इधर, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो कौन सी नदी है जो अरेबियन सी में गिरती है, यहाँ कुछ ऐसे 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 है। ठीक है, गुजरात का जो पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये जो है रिवर, साबरमती रिवर इधर गिरती है अरेबियन सी में, और जो महानदी है वो यहाँ गिरती है, फिर कृष्णा, गोदावरी, ये सब इधर ही गिरती हैं। ठीक है, पहले गोदावरी आती है, फिर कृष्णा आती है। ठीक है, तो ये है आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, और ये है साबरमती वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो महानदी इधर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा भी इधर ही गिरती है और गोदावरी भी इधर गिरती है, बट साबरमती अरेबियन सी में गिरती है, बे ऑफ खम्बात में। जो ये खम्बात है, गल्फ ऑफ खम्बात, वहाँ पे गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। साबरमती रिवर देखो ये रही ना। अब थोड़ी सी देखो, साबरमती जो ओरिजिनेट होती है अरावली हिल्स से राजस्थान में, ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खम्बात अरेबियन सी में। तो साबरमती के बारे में, ओरिजिनेशन इसका कहाँ से होता है, अरावली हिल्स से। और महानदी है वो, देखो जो महानदी, इनका जो वो दे रखा है क्रोनोलॉजी, देख क्रोनोलॉजी में ना क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो महानदी है पहले सबसे ऊपर, ये वाली हमारी इधर इंडिया में, तो यहाँ पे महानदी है, फिर उसके बाद गोदावरी है, देन कृष्णा, फिर पेन्नूरू रिवर, फिर कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी, कावेरी। तो आपको नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी पूछ रखी है, मीन्स में तो जरूर पूछते हैं क्रोनोलॉजी, तो आपको ये याद रखनी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू और कावेरी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। और इधर जो गिरती हैं इधर अरेबियन सी में, तो वो है साबरमती, माही और नर्मदा, देन तापी। तो इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है, साबरमती, माही और नर्मदा एंड तापी। और यहाँ पे रेंजेस पड़ती हैं एमपी में, सतपुरा रेंज, और इधर है विंध्यान रेंज। तो इनके बीच में जो रिवर वैली है, ठीक है, वो कौन सी है, साबरमती रिवर, वो नर्मदा रिवर बहती है इनके बीच में। यहाँ पे विंध्यान जो हिल्स हैं और यहाँ पे सतपुरा रेंज है, तो उनके बीच में नर्मदा रिवर। और सतपुरा और अजंता के बीच में जो ये सतपुरा है ये, और इसके बीच में और अजंता रेंज के बीच में यहाँ पे बहती है तापी। तापी, ये आपको ध्यान रखनी है, इन्फॉर्मेशन काम की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वर द स्पाउट एमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ काउ स्टैच्यू इज अ सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन। तो महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली टोंटी का स्रोत कौन सी नदी बेसिन है। तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है कृष्णा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अब दूसरी नदियों के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो ये महाबलेश्वर टेम्पल है ये मौर्य डायनेस्टी ने बनवाया था। अब जो कावेरी है, देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम ताल कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका। जो कावेरी रिवर है, मैंने आपको बताया था, जो सबसे लास्ट में पड़ती है पेन्नूरू के बाद, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ताल कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में। इतना आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। तो गोदावरी जो ओरिजिनेट होती है वो है त्रिम्बकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से गोदावरी। अब नर्मदा जो ओरिजिनेट होती है वो है अमरकंटक प्लेटो एमपी से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओरिजिनेशन प्लेस जो है रिवर्स का पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज द एम्बेलम ऑफ चोला डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल वंश का प्रतीक था। तो चोलाज का जो एम्बेलम था वो एनिमल कौन सा था, तो वो था टाइगर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, नहीं पता है तो चोला डायनेस्टी थी जो उसके फाउंडर थे विजयाला, और एस्टेब्लिश्ड एम्पायर कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 850 सीई के पास। कॉमन ईरा बोलते हैं इसे सीई को, 850 के आसपास। और कैपिटल थी इनकी तंजावुर, तंजौर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। समता सैनिक दल वॉज फॉर्म्ड इन 1927 बाय whom अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो समता सैनिक दल का गठन 1927 में 1927 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे ये, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे, जो बनी थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सावित्री बाई फूले जी ने पहला गर्ल्स स्कूल खोला था, गर्ल्स के लिए स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। ऑन 29 अक्टूबर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड द SERB पावर स्कीम। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। तो 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने SERB पावर योजना शुरू की। तो उसका उद्देश्य क्या था। देखो, इसके ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इजी होता है। देखो, टू अलाउ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो क्या इन्होंने अलाउ किया था वुमेन का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और जुडिशरी में। भाई साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ी ना करेगी। तो ये ऑप्शन तो आपको देखते ही काट देना है, पहला वाला। 3 ऑप्शन बचे हैं अब हमारे पास। देखो, लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई इनका काम थोड़ी ना है, रिजर्वेशन तो पार्लियामेंट देगा ना, किस मिनिस्ट्री में कितना रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने कर दिए एलिमिनेट। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, टू स्ट्रेंथन द सोलर प्रोग्राम ऑफ इंडिया विद फ्रांस। तो भाई ये इंडिया और फ्रांस का जो सोलर अलायंस था उसको स्ट्रेंथन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था ना। तो इसमें हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। तो ये टू मिटिगेट द जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड engineering research in funding in various academic programs and laboratories। हाँ, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है इसका आंसर। तो इसका काम क्या था, ये साइंस से रिलेटेड है ना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो ये ज़्यादा इसका काम है नहीं। तो टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड लेबोरेटरीज। तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऑप्शंस को चेक करना है, जो जिनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी ना वो इतने ही ईजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर था। तो ये था G2।
ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और देखो ये जो 2022 में था ये थर्ड एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और पहली पोजीशन जो आई थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, सेकंड पोजीशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और थर्ड पोजीशन किसकी थी तो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका की। अब देख लेते हैं 2024 में जो मस्कट था वो था अष्टलक्ष्मी, हाउ द एस्पिरेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर गेटिंग न्यू विंग्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछ रखा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, द वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है ये है, ग्लूकोज में कार्बन का वजन है कितने परसेंट है, तो इसका जो आंसर है वो है 40%। तो जो आंसर है वो है 40%, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हिंदी वालों का भी मैंने पूरा ध्यान रखा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, PYQ सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें और लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और ठीक है भाई, अब यहीं हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और मेहनत करते रहिए भाई। देखो ये हमारा कोट है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। अपने आप में बिलीव करिए, फेलियर्स कुछ नहीं है लाइफ में, आपको सिखा के जाते हैं काफ़ी। तो अपने आप पर अगर आपका बिलीव सही है, आपका डिटर्मिनेशन ठीक है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इस बात का ध्यान रखना है। आप डरिए मत किसी भी सब्जेक्ट से, उसे ट्राई करिए, कोशिश करिए उसे करने की, ठीक है। नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, चीज़ें याद नहीं होती हैं जीएस में, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप 2-3 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी और एग्ज़ाम में आप अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं हम आपसे। गुड बाय, धन्यवाद।